Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 12 सर्कुलेशन, इस सिलसिले का आज पहला लेक्चर है। इस लेक्चर के अंदर आज हम सर्कुलेशन का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे, सर्कुलेशन कहते किसको हैं, और उसके बाद फिर ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर और फंक्शन आज के लेक्चर में स्टडी किया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्कुलेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, सर्कुलेशन किसे कहते हैं। सर्कुलेशन को आमतौर पर आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज सर्कुलेशन। ठीक है, सर्कुलेशन को आप किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। सर्कुलेशन इज द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी सर्वाइव करने के लिए न्यूट्रिएंट्स को बाहर रिक्वायर करती है। फॉर एग्जांपल, दिस इज द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म and the body of an organism requires some kind of nutrients for its survival, and those nutrients are uptaken from outside environment. तो ये nutrients जब outside environment से obtain किए जाते हैं तो इन nutrients को body के अंदर different body parts के अंदर distribute करना होता है। तो जब ये nutrients body के अंदर दाखिल हो जाते हैं, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर के अंदर डाइजेशन के अंदर देखा था कि हम जब भी कोई फूड इंजेस्ट करते हैं तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम उसको डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब हो जाती हैं हमारे बॉडी फ्लूइड के अंदर। तो बॉडी फ्लूइड का फिर ये काम होता है कि बॉडी के हर एक सेल को जिसको उस न्यूट्रिएंट की जरूरत है उसे वो न्यूट्रिएंट डिस्ट्रीब्यूट करे। तो इस तरह से वो न्यूट्रिएंट पूरी बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रिएंट है या मूवमेंट ऑफ मटीरियल्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दिस इज नोन एज सर्कुलेशन। और उसके बाद फिर जब इनमें से वेस्ट जनरेट होंगी तो उन वेस्ट को बॉडी फिर दोबारा से आउटसाइड एनवायरनमेंट में रिटर्न कर देगी। तो वेस्ट इस तरह से बॉडी से बाहर चली जाती हैं, न्यूट्रिएंट्स बॉडी के अंदर रिक्वायर किए जाते हैं, और दरमियान में जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है उसके लिए हम सर्कुलेशन की टर्म यूज कर रहे हैं। हालांकि ट्रांसपोर्ट की टर्म इन तीनों एस्पेक्ट्स के लिए यूज की जाती है। ट्रांसपोर्ट की टर्म आप मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इसको भी आप ट्रांसपोर्ट में इंक्लूड करेंगे। इसी तरह से द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड द बॉडी, दिस कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। और जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी परफॉर्म हो रही है, दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट। बट द सर्कुलेशन टर्म ये एक स्पेसिफिक टर्म है एंड इट इज यूज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी। तो आप सर्कुलेशन को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि सर्कुलेशन इज इनफैक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी। सर्कुलेशन इज इनफैक्ट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स विद इन द बॉडी। और बॉडी का वो सिस्टम जो इस ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी सर्कुलेशन के लिए जो सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, दैट सिस्टम ऑफ द बॉडी इज नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। उसे सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, व्हाट इज सर्कुलेटरी सिस्टम? द सिस्टम ऑफ द बॉडी विच परफॉर्म्स द सर्कुलेशन। ठीक है, जिसके जरिए मूवमेंट ऑफ मटेरियल विद इन द बॉडी परफॉर्म होगी, दैट सिस्टम इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन बॉडी के अंदर और बहुत सारे दूसरे हायर एनिमल के अंदर दो तरह के सर्कुलेटरी सिस्टम्स आपको मिलेंगे। उनमें से एक सर्कुलेटरी सिस्टम को ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या फिर इसको कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम भी कहते हैं, और इट इज ऑल्सो नोन एज कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। जबकि एक और भी सिस्टम हमारे बॉडी के अंदर सर्कुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके जरिए भी कुछ काइंड के न्यूट्रिएंट्स, कुछ काइंड के मटेरियल्स बॉडी के अंदर सर्कुलेट हो रहे होते हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज लिम्फेटिक सिस्टम। लोअर एनिमल्स में जैसे कि आप आर्थ्रोपोड्स के अंदर देखें, अगर कॉकरोचेस जैसे उनकी आप एग्जांपल लें, तो वहां पर एक और स्पेशल टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। वो भी अगरचे
एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, लेकिन उसे ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है, और उसके अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड के बजाय हीमोलिम्फ कहलाता है वो सर्कुलेटरी फ्लूइड। तो इस तरह से वो हीमोलिम्फ के जरिए मटेरियल्स मूव करवाता है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। जबकि हायर एनिमल्स में सच एज ह्यूमन बीइंग, हमारे बॉडीज के अंदर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारी बॉडी का जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड कहलाता है। तो ये ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और इसके पैरेलली एक और सर्कुलेटरी सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम के नाम से मौजूद है, और इसके अंदर भी एक खास किस्म का सर्कुलेटरी फ्लूइड मूव करता है जिसके थ्रू चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, एंड दैट स्पेसिफिक फ्लूइड इज नोन एज लिम्फ। तो इसी वजह से इसका नाम लिम्फेटिक सिस्टम है। हमने इस चैप्टर के अंदर इन दोनों सर्कुलेटरी सिस्टम्स के बारे में डिस्कस करना है। पहले हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बाद फिर लिम्फेटिक सिस्टम को आखिर में डिस्कस करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है। अगर हम ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स को यहाँ पे लिस्ट करें, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, या इनको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहा जाता है, कंपोनेंट्स या फिर कंपोनेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल है, और वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स या 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 सर्कुलेटरी फ्लूइड, नंबर 2 सर्कुलेटरी पंप, एंड नंबर 3 सर्कुलेटरी वेसल्स। सर्कुलेटरी फ्लूइड, दरअसल ये ब्लड को कहा जा रहा है। हमारे बॉडी के अंदर जो सर्कुलेटरी फ्लूइड है वो ब्लड है। ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्लड एक किस्म का टिश्यू है, बट दिस टिश्यू इज इन लिक्विड फॉर्म। ये कनेक्टिव टिश्यू है जिससे पूरी बॉडी के ऑर्गन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, लेकिन ये टिश्यू इस वक्त एक मीडियम के तौर पर एक्ट कर रहा है, जिसके थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रेवल करेंगे। उनमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को सप्लाई किए जाएंगे, जबकि इसके अंदर वेस्ट भी मौजूद होंगे जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स से ओरिजिनेट होते हैं, उनको वहां से कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद फिर बॉडी के वो रीजन्स जहां से उनका रिमूवल मुमकिन हो उन तक उनको पहुंचाया जाता है। इसके अंदर हार्मोन्स भी होंगे जो बॉडी के अंदर कम्युनिकेशन के लिए यूज होते हैं। इस तरह से डिफरेंट टाइप के मटेरियल इस मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर मौजूद होते हैं जो कि एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करते हैं। तो जो सर्कुलेटरी मीडियम है या सर्कुलेटरी फ्लूइड वो हमारे बॉडी के अंदर ब्लड है। उसके बाद फिर इस ब्लड को बॉडी के अंदर सर्कुलेट करवाने के लिए, इसको मूव करवाने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड है, एंड दैट फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय अ पंप। तो वो सर्कुलेटरी पंप जिसने ये फोर्स प्रोवाइड करनी है, दैट सर्कुलेटरी पंप इज नोन एज हार्ट। उसे हार्ट कहा जाता है। हार्ट इज सर्कुलेटरी पंप जिससे बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो करेगा और इसके जरिए फिर बॉडी में चीजें डिस्ट्रीब्यूट होंगी। और ये बगैर थके हुए मुसलसल वर्क करने वाला ऑर्गन है, और जिस दिन ये थक जाता है, स्टॉप हो जाता है, उस दिन हमारी जिंदगी का वो आखिरी दिन होता है। तो हार्ट इज द सर्कुलेटरी पंप। उसके बाद फिर सर्कुलेटरी वेसल्स। ये जो ब्लड आपको जो बता रहे हैं, दैट इज मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, मटेरियल्स आर डिसॉल्व इन इट, और इसके जरिए वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, और उसके लिए फोर्स हार्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन ये ब्लड फ्लो कहाँ करेगा? बॉडी के अंदर कोई चैनल्स बने होने चाहिए जिनके जरिए ब्लड की मूवमेंट हो। सो दोस चैनल्स आर एक्चुअली ब्लड वेसल्स। मिसाल के तौर पर आर्टरीज जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाती हैं, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को सप्लाई करती हैं, इनको डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स कहा जाता है। वेन्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके वापस हार्ट में लेकर आती हैं, इनको कलेक्टिंग वेसल्स कहा जाता है। एंड कैपिलरीज जिनके जरिए दरअसल एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक प्लेस होता है बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द बॉडी सेल्स। तो इस तरह से ये तीसरा कंपोनेंट सर्कुलेटरी वेसल, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज पर मुश्तमिल है। हमने इस चैप्टर के अंदर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में सर्कुलेटरी पंप और सर्कुलेटरी वेसल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है।
सर्कुलेटरी फ्लूइड का टॉपिक हमारे इस सिलेबस का पार्ट नहीं है, और ये उम्मीद की जा रही है कि आपने 9th और 10th क्लासेस के अंदर इस टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ा होगा। स्पेशली 10th क्लास में आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा है, तो 10th क्लास में आपने सर्कुलेटरी फ्लूइड यानी ब्लड और उसके डिफरेंट फीचर्स के बारे में वहां पर डिटेल से पढ़ा हुआ है। तो ये टॉपिक हमारे इस एफएससी के सिलेबस में नहीं है। हमने इस चैप्टर के अंदर सर्कुलेटरी पंप और सर्कुलेटरी वेसल्स के बारे में डिटेल से डिस्कस करना है। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हार्ट जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी पंप है। इसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एफएससी के सिलेबस के अंदर, और जहां तक आपके एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चंस का ताल्लुक है तो उसमें एक अहम लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जाता है, और वो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के मुतालिक होता है। तो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है और इसके साथ साथ इसका फंक्शन कैसे परफॉर्म होता है, इन दोनों बातों को यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से आपने लर्न करना है, और आपने इसके एक्सप्लेन करने के साथ साथ इसकी डायग्राम भी चूंकि बनानी होती है, तो गौर से देखिए कि ये डायग्राम किस तरह से बनती है और इसके क्या पैरामीटर्स हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। सबसे पहले ह्यूमन हार्ट की लोकेशन देख लेते हैं। ह्यूमन हार्ट बॉडी में किस जगह पर लोकेटेड है? तो ह्यूमन हार्ट बॉडी में लोकेटेड है इन द मीडियस्टीनम, यानी चेस्ट रीजन के अंदर बिटवीन द लंग्स एक स्पेस होती है, दैट स्पेस इज नोन एज मीडियस्टीनम। तो आप इसकी लोकेशन क्या बताएंगे? वेयर हार्ट इज लोकेटेड इन अवर बॉडी? सो हार्ट इज लोकेटेड इन द मीडियस्टीनम। व्हाट इज मीडियस्टीनम? मीडियस्टीनम इज द स्पेस बिटवीन द लंग्स। लंग्स के दरमियान जगह को मीडियस्टीनम कहा जाता है, वहां पर दरअसल हार्ट लोकेटेड है। और ये मीडियस्टीनम हमारे बॉडी में कौन सी कैविटी के अंदर मौजूद है या कौन से रीजन के अंदर मौजूद है? तो हमारे बॉडी में दो रीजन हैं। हमारा जो मेन बॉडी ट्रंक है उसमें अपर रीजन, उसको थोरेसिक रीजन या फिर थोरेसिक कैविटी कहते हैं, और लोअर रीजन को एब्डोमिनल कैविटी या एब्डोमिनल रीजन कहते हैं। तो इट इज एक्चुअली लोकेटेड इन द थोरेसिक रीजन। तो मीडियस्टीनम ये लंग्स के दरमियान स्पेस ये थोरेसिक रीजन के अंदर पाई जाती है। तो हार्ट की लोकेशन आप मीडियस्टीनम बताएंगे। हार्ट का जहां तक स्ट्रक्चर का ताल्लुक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में हम दो तरह से इसको देखते हैं। पहले इसका एक्सटर्नल व्यू ऑब्जर्व करते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें पहले आपको एक्सटर्नल व्यू इसका एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद फिर इसका इंटरनल स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करते हैं। अगर आप ह्यूमन हार्ट को एक्सटर्नली देखें तो एक्सटर्नली आपको ये एक सैक के अंदर इनक्लोज नजर आएगा। दैट सैक इज कॉल्ड पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। उस पेरिकार्डियम के अंदर हार्ट इनक्लोज्ड होता है, और इनसाइड द पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूइड नोन एज पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम जो कि एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है विच इनक्लोजेस द हार्ट, एंड विद इन दिस पेरिकार्डियम हार्ट इज सराउंडेड बाय a kind of lubricating fluid called pericardial fluid। चूंकि हार्ट मुसलसल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने वाला ऑर्गन है, लिहाजा यहां पर किसी किस्म की फ्रिक्शन डेवलप ना हो बिटवीन हार्ट सरफेस एंड द पेरिकार्डियम। इस वजह से एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड यहां पर प्रेजेंट है जो हार्ट और पेरिकार्डियम के दरमियान लुब्रिकेशन का काम करेगा और किसी किस्म की फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। तो ये दोनों चीजें दरअसल हार्ट की प्रोटेक्शन से कंसर्न है। पेरिकार्डियम हार्ट को ओवर एक्सपेंशन से प्रिवेंट करता है, कहीं जज्बात में आके हार्ट बहुत ज्यादा एक्सपैंड ना कर जाए। ठीक है, दिल बाजुकात इतना जोर से धड़क रहा होता है कि ऐसा महसूस होता है जैसे वो सीने से बाहर निकल आएगा, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये ना सिर्फ सीने के अंदर रहेगा बल्कि ये पेरिकार्डियम के अंदर रहेगा, क्योंकि पेरिकार्डियम इसको ओवर एक्सपेंशन से प्रिवेंट करती है। तो पेरिकार्डियम इज अ सैक दैट प्रिवेंट्स द हार्ट फ्रॉम ओवर एक्सपेंशन। दूसरी तरफ ये जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, जैसे आपको बताया कि ये भी प्रोटेक्टिव इन नेचर है, तो ये क्या कर रहा है? इट प्रोवाइड्स लुब्रिकेशन बिटवीन हार्ट सरफेस एंड पेरिकार्डियम। ठीक है, पेरिकार्डियम और हार्ट सरफेस के दरमियान ये लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है। और उस लुब्रिकेशन का फायदा क्या होता है? उस लुब्रिकेशन का फायदा ये होता है कि हार्ट सरफेस किसी किस्म की
एब्रेसिव डैमेज से बच जाती है, यानी कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान इसके ऊपर खराशें पड़ जाएं। तो उन खराशों से बचाने के लिए दरअसल एक लुब्रिकेटिंग मटेरियल की जरूरत थी जो कि पेरिकार्डियल फ्लूइड की फॉर्म में यहाँ पे मौजूद है। सो इन दिस वे external structure of heart is protected by means of pericardium and the pericardial fluid. अगर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को व्यू करें तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देता है। या देखिए कि हार्ट का जो एक्सटर्नल व्यू यहां पे आपको शो किया जा रहा है, इस एक्सटर्नल व्यू में आप देख सकते हैं कि हार्ट के ये चैम्बर्स आपको इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि उनको आप वाज़े तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनमें कौन सा चैम्बर किस जगह पर मौजूद है। जैसे मिसाल के तौर पर आप ये देखिए कि ऊपर की तरफ ये एट्रिया मौजूद है। एट्रिया अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स में फ़र्क क्या होता है। तो ये ऊपर की तरफ एट्रिया मौजूद है, ये है राइट एट्रियम, दिस इज एक्चुअली राइट एट्रियम। और दूसरी तरफ ये जो आपको छोटा सा नजर आ रहा है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम। तो ये लेफ्ट एट्रियम, असल में राइट और ये लेफ्ट इस वजह से आपको अपोजिट डायरेक्शन में नजर आ रहे हैं। जैसे आप अगर इस डायग्राम को देख रहे हो तो आपके ये राइट साइड पर लेफ्ट है और आपके लेफ्ट साइड पर राइट है। तो उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमने हार्ट का ये वेंट्रल व्यू शो किया हुआ है। दिस इज एक्चुअली द वेंट्रल व्यू। वेंट्रल व्यू का मतलब है कि अगर आप किसी शख्स का हार्ट सामने की तरफ से देख लें, यानी उसके ये सीने वाली साइड से अगर हार्ट को व्यू करें तो ये वेंट्रल व्यू कहलाएगा। और यहां से जब आप किसी हार्ट को ऑब्जर्व करेंगे तो आपके राइट हैंड पर ये लेफ्ट साइड होगी इसकी, और आपके लेफ्ट साइड पर इसका राइट पोर्शन होगा। तो इस वजह से ये लेफ्ट एट्रियम और ये राइट एट्रियम है। अभी आपने ध्यान रखने में, अभी आपको एट्रिया और वेंट्रिकल, एट्रिया प्लूरल वर्ड है और एट्रियम सिंगुलर, तो एट्रिया और वेंट्रिकल का डिफरेंस अभी मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, इनमें क्या फर्क है और ये आपको पता होना चाहिए। बहरहाल पहले मैं जरा एक्सटर्नल व्यू को एक्सप्लेन कर दूं, यहां पर कौन सा पार्ट कहां पर नजर आ रहा है। तो ये राइट एट्रियम और ये लेफ्ट एट्रियम, जबकि आपको वेंट्रिकल्स में दिस इज राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल नजर आ रहा है। यहां पर आपको बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि जैसे राइट वेंट्रिकल ज्यादा बड़े साइज का है और लेफ्ट वेंट्रिकल छोटे साइज का है। ऐसा हरगिज नहीं है, क्योंकि हार्ट थोड़ा सा ये इस तरह टर्न करके रखा हुआ है, तो इस वजह से आपको ऐसा महसूस हो रहा है। यानी अगर आप ये अपने कैमरे को इस साइड से ले जाएंगे, अगर आप अपने कैमरे को इस साइड पर ले जाएंगे और यहां से इसको व्यू करेंगे तो आपको फिर डेफिनेटली जो लेफ्ट साइड है वो ज्यादा बड़ी महसूस होगी। तो ये जस्ट इसको व्यू करने का नतीजा है कि आपको ये राइट वेंट्रिकल थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमने इस वक्त राइट वेंट्रिकल वाली साइड पर ये व्यू ड्रॉ किया हुआ है, और लेफ्ट वेंट्रिकल आपको इस वजह से थोड़ा सा छोटा नजर आ रहा है। बहरहाल लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान और इवन वेंट्रिकल्स के दरमियान में भी ये कुछ स्पेस बनी हुई दिखाई दे रही है। एक्चुअली दिस इज फैटी कनेक्टिव टिश्यू। ये दरअसल एक फैटी कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि चैम्बर्स के दरमियान बनने वाली जगह को इसने फिल किया हुआ होता है। तो दिस इज एक्चुअली अ फैटी कनेक्टिव टिश्यू। ये एक फैटी कनेक्टिव टिश्यू है जिसने इस तरह से इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है जो कि इन चैम्बर्स के दरमियान बन रही हैं। सो ये एक फैटी कनेक्टिव टिश्यू है जो कि यहाँ इन स्पेसेस को फिल किए हुए। उसके बाद आप देखिए कि राइट वेंट्रिकल से आपको एक बड़ी वेसल ओरिजिनेट होती हुई नजर आ रही है। इसको कहते हैं पल्मोनरी ट्रंक। दिस इज एक्चुअली पल्मोनरी ट्रंक। और दूसरी तरफ ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से भी एक बहुत बड़ी वेसल ओरिजिनेट हो रही है। दिस वेसल इज नोन एज एयोर्टा। और फिर इसी तरह से ये राइट एट्रियम के अंदर दो बड़ी वेन्स दाखिल होती हुई नजर आ रही हैं। इनमें से ये ऊपर वाली वेन को कहते हैं सुपीरियर वेना केवा और नीचे वाली वेन को कहते हैं इंफीरियर वेना केवा। पल्मोनरी ट्रंक आप देख रहे हैं दो हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। और ये राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी फर्दर आगे दो हिस्सों में डिवाइड हो रही है। इसका मतलब है कि ये दो आर्टरीज हैं। दीज टू आर कॉल्ड
लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज और दूसरी तरफ ये राइट पल्मोनरी आर्टरीज आपको नजर आ रही हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि ये जो लेफ्ट एट्रियम है यहां पर भी ब्लड रिसीव हो रहा है बाय मींस ऑफ टू पेयर्स ऑफ पल्मोनरी वेन्स। यहां पर पल्मोनरी वेन्स मौजूद हैं। एक पेयर पल्मोनरी वेन्स का ये रहा, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स कहलाएंगी, लेफ्ट पल्मोनरी वेन्स, और ये राइट पल्मोनरी वेन्स। अभी आपको इन सब के रोल्स एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए कि एओर्टा के ऊपर से मजीद ये 3 वेसल्स निकल रही हैं, इनको भी आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। बहरहाल ये आपको एक्सटर्नल व्यू दिखाया है हार्ट का, तो हार्ट के एक्सटर्नल व्यू में आपने इन फीचर्स को ऑब्जर्व किया। और हार्ट मैंने आपको बताया कि बाहर से ये इनक्लोज्ड है बाय मींस ऑफ पेरिकार्डियम, और पेरिकार्डियम और हार्ट की सरफेस के दरमियान पेरिकार्डियल फ्लूइड भी प्रेजेंट है, तो ये भी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के फीचर्स शुमार किए जाएंगे। इस तरह इस लेक्चर का पहला पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है। हमने अब तक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को अच्छी तरह से रिव्यू कर लिया है। अब इससे आगे हमने इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिस्कस करना है। लेकिन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 मुलाहिजा करना पड़ेगा। इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है। तो आपको इस सिलसिले में अगर कोई परेशानी का सामना करना पड़ता है, कोई कन्फ्यूजन फेस करनी पड़ती है, तो आप बग़ैर किसी हेजिटेशन के कमेंट्स बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए या फिर मुझे वैसे टेक्स्ट कर दें, तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा उन तमाम मसाइल को रिजॉल्व करने के लिए। अच्छा, फिर अब अगले लेक्चर में मुलाकात होती है इस टॉपिक के रिमेनिंग पार्ट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। Dear viewers, thank you for watching this video. If you have not subscribed this channel, kindly subscribe it and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.